Hello students, myself Manoj Swami. I have 17 years teaching experience in chemistry in coaching field. मैं अपने YouTube चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ केमिस्ट्री की 11th-12th बोर्ड से रिलेटेड, IIT जी मेंस एडवांस नीट यूजी KVPY सभी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज या जितने भी टॉपिक्स हैं सभी की वीडियोस इसके ऊपर अपलोड होगी। इसलिए चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स न्यूक्लियर फिनोमिनास या रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो न्यूक्लियस में होने वाली फिनोमिनास हैं उनको डील करती है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम एटम और न्यूक्लियस दोनों को जानते हैं। एटम इज डिस्कवर्ड बाय द डाल्टन एंड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज दोनों के साइज को कंपेयर किया। हम जानते हैं कि एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम में लेते हैं हम उसकी रेडियस को, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियर साइज को हम फर्मी में लेते हैं और 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर। यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटॉमिक साइज से अप्रोक्सीमेटली, या न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटॉमिक रेडियस से अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टाइम्स शॉर्टर होती है। और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ओनली, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम मास जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम हटा सकते हैं। तो मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है या रिवॉल्विंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। या इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर रिवॉल्विंग करता है, विच इज कॉल्ड एटॉमिक क्लाउड। एटॉमिक क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है जो फर्मी में देते हैं, एफ इज फर्मी, इट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर एंड फर्मी इज 10⁻15 मीटर। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स न्यूक्लियर फिनोमिनास और न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, radioactivity and so on is called nuclear chemistry. यानी कि हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसमें एटम का टोटल मास प्रेजेंट होता है, जिसका साइज बहुत कम है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियस कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज को, एनर्जेटिक रेज को अपने अंदर से रिलीज करने के बाद वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं प्रॉपर्टी को रेडियोएक्टिविटी। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी की वो हेनरी बेकरेल ने की, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। उसके बाद हेनरी बेकरेल के बाद ये यूरेनियम का जो ओर था पिंच ब्लेंड, उसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी
फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर गया था, तो उसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। हेनरी बेक्वेल ने बताया था कि कुछ रेज यूरेनियम के पिंच ब्लेंड और से निकलती हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर गई। उसके बाद डिस्कवरी को जारी रखा मैडम मैरी क्यूरी एंड सर पियरे क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ने पोलोनियम जो कि 84 नंबर पे आ रहा है एलिमेंट, उसकी डिस्कवरी की और कुछ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को फॉर्मेट किया। ये कंपाउंड्स से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अलग किया, इसलिए मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज भी मिला। मैडम मैरी क्यूरी को 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री फील्ड और एक बार फिजिक्स की फील्ड के अंदर 2 बार मिला है। इसके बाद डिस्कवरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। होता क्या है कि सपोज करो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस हायर एनर्जेटिक होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और हायर एनर्जेटिक न्यूक्लियस जब लोअर एनर्जेटिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो हायर एनर्जी से जब लो एनर्जी में जाता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। एनर्जी को रिलीज कर सकता है रेज की फॉर्म में या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में। इसलिए जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर मास का डिफेक्ट आता है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास डिफेक्ट आता है रेज और पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होने के बाद न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी की फॉर्म में रेज और पार्टिकल्स को ये अपने अंदर से रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से इसका मास डिफेक्ट आता है और स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है नॉट अफेक्ट बाय, ये किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती। नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देने पे, घटा देने पे, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट, केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन में भी रेडियो एक्टिविटी कोई अफेक्ट नहीं होती, फिजिकल स्टेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो ये रेडियो एक्टिव है। उसी टाइप से हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्राइटियम, वो भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन ट्राइटियम से उसकी गैसेस स्टेट ले हम, या फिर कार्बन 14 की हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट ले सकते हैं। तीनों स्टेट्स के अंदर ये क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा। उसी टाइप से हाइड्रोजन थर्ड भी क्या रहेगा, 3 भी क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा। ये भी रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इसी टाइप से इसकी केमिकल रिएक्शन, अगर कार्बन के हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, प्लस में O2 देन कन्वर्ट इनटू CO2, तो CO2 में भी कार्बन 14 आया, तो CO2 जो कंपाउंड बन गया विच इज आल्सो रेडियो एक्टिव, क्योंकि उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी फिजिकल स्टेट चेंज करने से, या प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से, या फिर और कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज करने से भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही बात, ये मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। ऑफ एलिमेंट और एटम की बात कर रहा हूं। एटम में 3 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉन। एटम की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा। प्रोटॉन जिसको हम P से या फिर 1H1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम 1P1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 1 इसका मास नंबर है। न्यूट्रॉन को हम 0n1 से या फिर n से, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का 0 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर डिपेंड करता है।
तो 0n1 से या फिर n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को e से या फिर e माइनस से या फिर -1 बीटा 0 से, यानी कि जो बीटा पार्टिकल है विच इज इलेक्ट्रॉन, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सिंबल हो गए इनके, पार्टिकल्स का नाम हो गया। ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं तो इनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स नाम दे रहे हैं हम, कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड में होता है। इसके साथ साथ इनके मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास हम 1 यूज कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, दोनों कंपेरेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूं मैं इसमें, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास है वो भी 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट मास है ये। और इलेक्ट्रॉन का मास 0.00052 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करते हैं। चार्ज, यूनिट चार्ज +1 प्रोटॉन पे, 0 न्यूट्रॉन पे और -1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। डिस्कार्ड बाय, डिस्कार्ड किससे हुआ? प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने, और जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया दिस इज जेजर थॉमसन। डिस्कवर्ड इन, जो प्रोटॉन है वो डिस्चार्ज ट्यूब में, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो भी डिस्चार्ज ट्यूब में हुई, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम यूनिट मास की बात नहीं करते हैं, वैसे मास की बात करते हैं तो 1.678 × 10⁻⁻, प्रोटॉन का जो मास होता है वो -24 ग्राम या फिर 27 किलोग्राम, सॉरी 27 ग्राम और 24 माइनस में ग्राम, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका मास। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और 9.1 × 10⁻28 ग्राम, तो उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। चार्ज जो होगा 1.6, यूनिट चार्ज तो +1 है, 1.6 × 10⁻19 प्लस में होता है और माइनस में 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है। ये तो हो गए फंडामेंटल पार्टिकल जो कि एटम के अंदर होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कंबाइंडली हम नाम लेते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स की। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इन न्यूक्लियस, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, थर्ड पे है गामा रेज है। बीटा रेज एंड पार्टिकल ऑल्सो, रेज और पार्टिकल दोनों प्रॉपर्टी होती है, वेव और पार्टिकल, लेकिन अल्फा कंप्लीटली लगभग पार्टिकल होता है, बहुत कम वेव की प्रॉपर्टी होती है इसमें। गामा रेज कंप्लीटली वेव्स होती हैं। इसके अलावा पायोन, म्यूऑन टाइप के पार्टिकल होते हैं जो कि एनर्जेटिक है, या फिर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल्स होते हैं। मैं पहले अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। पायोन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। पायोन को हम पाई से या फिर पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव से नोट करते हैं, चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। म्यूऑन भी म्यू से या फिर म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव से नोट होती है, चार्ज हो सकती है और न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रिनो को हम न्यू से नोट करते हैं, एनर्जेटिक रेज होती हैं
ये लगभग मास लेस होती हैं, ये भी लगभग मास लेस होती हैं, चार्ज हो सकती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के लगभग मतलब इक्वल होता है इनका मास, या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज हो सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, डिनोटेड बाय अल्फा प्लस प्लस और अल्फा और nucleus of helium 2 helium 4 and mass is 4 atomic mass unit and it is gaseous particle. Beta particle is electron denoted by E minus -1 beta 0. मास होता है इसका वही 9.1 into 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का जो मास है। बीटा पार्टिकल का भी वही मास है। ये रेज है, एनर्जेटिक रेज है। इसके साथ साथ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं 7th नंबर पे, विच इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा, एंटी बीटा पार्टिकल। डिनोटेड बाय E पॉजिटिव और +1 बीटा 0। पॉजिट्रॉन कंटेन सेम मास ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, लेकिन दोनों के चार्ज ऑपोजिट होते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एंटी बीटा पार्टिकल। चार्ज ऑपोजिट होते हैं और मास ऑफ पॉजिट्रॉन विच इक्वल टू मास ऑफ बीटा। बीटा पार्टिकल का मास पॉजिट्रॉन के मास के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज डिफरेंट होने की वजह से इसको हमने एंटी पार्टिकल नाम दिया है। तो इतने टाइप के पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, इसलिए मास ज्यादा लेके जाएगा ये। बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इनमें मास लेस रेज हैं, एनर्जेटिक रेज हैं, लेकिन ये मास लेस हैं। इनमें कुछ मास हो सकता है, मास बहुत कम भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रिनो एक एनर्जेटिक रेज है और पॉजिट्रॉन एक बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। जनरली जो रिलीजिंग होती है रेडियो एक्टिव में, न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। तो अब उनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन किया जाए। ये न्यूक्लियस है, सपोज करो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यह सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोल लगा दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव पोल लगा दिया, तो गामा रेज तो सीधी निकल जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखते हैं तो गामा रेज बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी। बीटा रेज, ये बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएंगे क्योंकि बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा। जो डिफ्लेक्शन एंगल आएगा वो गामा के अंदर 0 होगा, 0 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल होगा, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। अल्फा का डिफ्लेक्शन एंगल और बीटा का डिफ्लेक्शन एंगल हम कंपेयर करें तो बीटा का डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा बजाय अल्फा से। इसका रीजन ये है कि अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है, जबकि बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और बीटा पे -1 चार्ज होता है और अल्फा पे +2 चार्ज होता है। चार्ज +2 होने की वजह से जल्दी मुड़ जाना चाहिए और +1 होने की वजह से ये आगे जाके मुड़ना चाहिए। फिर भी डिफ्लेक्शन एंगल इसका ज्यादा और इसका कम होने का बेसिक रीजन ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बजाय बीटा से, क्योंकि मास उसका ज्यादा है बीटा से। डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा की और ये पे गामा की। नंबर फर्स्ट, नेचर। पार्टिकल नेचर होती है। नेचर इसकी पार्टिकल एज वेल एज वेव हो सकती है। इसकी नेचर
वेव टाइप की होती है। सेकेंड, मास, बता दिया मैंने आपको 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 0.00052 एटॉमिक मास यूनिट होता है जो कि नेग्लिजिबल है। और गामा मासलेस होती है, मासलेस एनर्जेटिक रेज होती है। थर्ड, चार्ज, +2 चार्ज होता है अल्फा पे, -1 चार्ज होता है बीटा पे, और ये न्यूट्रल होती है। फोर्थ, सिंबलाइज्ड, या सिंबल किससे करेंगे इसको, अल्फा को 2He4 से, हीलियम न्यूक्लियस है, या फिर अल्फा से, या फिर अल्फा प्लस से, बीटा को इलेक्ट्रॉन से, E- से, या फिर -1 बीटा 0 से, एंड गामा को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रेज को। फिफ्थ, पेनेट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, साइज बड़ा होता है, लेकिन ये पेनेट्रेट नहीं कर पाता किसको, 0.1 mm एल्यूमिनियम की शीट को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। जबकि ये 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की फॉइल को, या एल्यूमिनियम की थिकनेस की, 1 सेंटीमीटर थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से, और ये पार्टिकल भी छोटा है, ये लगभग 1 सेंटीमीटर इनसाइड तक या डेप्थ तक चला जाता है एल्यूमिनियम की, और ये इससे लगभग 10⁴ टाइम्स देन अल्फा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का अगर रेशो देखा जाए तो 1:100:10,000 होता है। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की कम होती है, बीटा की 100 टाइम्स इससे ज़्यादा होती है, और गामा की 100 टाइम्स बीटा से ज़्यादा होती है। यानी कि ये 0.1 mm, ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल, और ये 100 सेंटीमीटर की थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल को पार नहीं कर पाती, इसलिए उसकी पावर, पेनिट्रेटिंग पावर इससे इतनी टाइम्स ज़्यादा है। वेलोसिटी की हम बात करें या स्पीड की बात करें, तो स्पीड अगर देखें तो अल्फा की जो स्पीड होती है 1.4 × 10⁻7 to 1.7 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है। लगभग हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, या हाफ नहीं कह सकते हम, एग्जैक्ट मैंने लोकेशन बता दी, 1.4 × 10⁻7 to 1.7 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी लाइट के लगभग भी पहुंच जाती है और उससे कम भी होती है। डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस से इसकी मतलब रिलीजिंग किस टाइप की है। अल्फा की भी डिफरेंट इसलिए बताया है क्योंकि अल्फा की भी डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस कैसा है और उसने मतलब एकदम तेजी से वो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है या बिल्कुल स्लो रिएक्शन हो रही है, तो उसकी स्पीड उससे होगी। इसकी स्पीड होती है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी की कम होती है। एंड सेवंथ, आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर का रेशियो होता है 10,000:100:1, यानी कि अल्फा बीटा और गामा को किसी गैसेस मीडियम में जब हम फ्लो करवाते हैं तो अल्फा पार्टिकल या बीटा जो पार्टिकल्स या गामा रेस हैं उस गैसेस मीडियम को आयोनाइज करती हुई चली जाती हैं। आयोनाइज करने का मतलब है कि इनके ऊपर चार्ज होता है, इसमें +2 चार्ज होता है, तो चार्ज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो आयोनाइज जल्दी करती है गैस को या मीडियम में प्रेजेंट गैस को, और बीटा का चार्ज कम होता है इसलिए उसको कम कर पाती है, जबकि गामा चार्जलेस होती है इसलिए बहुत कम कर पाती है या फिर नेग्लिजिबल है, यानी कि इनका रेशियो ये होगा मीडियम के लिए। एंड 8, इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। 11th में आपने
पढ़ा है कि जिंक सल्फाइड जो प्लेट होती है, कैथोड रेज उस पर बॉम्बार्ड होती है तो साइनिंग डेवलप करती है, विच इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस और फ्लोरोसेंस। उसी टाइप से अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो साइनिंग आएगी इससे, इंटेंस साइनिंग। इंटेंस साइनिंग क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हायर। जबकि बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो साइनिंग तो आएगी, यानी डेवलप फ्लोरोसेंस, ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, डेवलप फ्लोरोसेंस। फिर रिपीट करता हूं इसको, 7th नंबर 8th नंबर। Eighth, effect on Janus. Eight. Intense signing. Why intense signing? It is due to kinetic energy of alpha particle is higher. इसलिए साइनिंग जो आती है वो इंटेंस आती है, ल्यूमिनेस इंटेंस बनता है, या फ्लोरोसेंस इंटेंस बनता है। डेवलप फ्लोरोसेंस 11th में आपने बताया कि कैथोड जो रेज होती हैं, कैथोड रेज ZNS पे जब बॉम्बार्ड होती हैं तो ZNS जिंक सल्फाइड की प्लेट पे साइनिंग डेवलप होती है, फ्लोरोसेंस या ल्यूमिनेसेंस डेवलप होता है वहाँ पे। तो बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज ही एक तरह से उस पर ल्यूमिनेसेंस डेवलप करती है। और बीटा पार्टिकल या कैथोड रेज की अगर हम जो पाथ है उस पाथ में एक डेंस मेटल रख देते हैं या डेंस कंपाउंड रख देते हैं, डेंस कोई भी हाईली डेंस सब्सटेंस रख देते हैं, तो उस पर बॉम्बार्ड होने के बाद जब वो वापस से मुड़ती है, विच कन्वर्ट इनटू एक्स रेज। बॉम्बार्डिंग एंड रिफ्लेक्ट and convert into X-rays, बीटा पार्टिकल्स और बीटा रेज विद कैथोड रेज। और गामा फ्लोरोसेंस डेवलप नहीं करता, नॉट डेवलप फ्लोरोसेंस, और वेरी लो इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट हो सकता है फ्लोरोसेंस का इसका, जो कि नेग्लिजिबल है। बीटा कैथोड रेज है, ये इनके अंदर डिफरेंस है, इनको नोट कर लेना। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। given by Soddy and Fazon. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब है कि न्यूक्लियस जब किसी पार्टिकल को रिलीज करता है या कैप्चर करता है, न्यूक्लियस कैप्चर भी कर सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, वो भी उसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और बाहर का जो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स है, उस क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जब उनके बीच में आपस में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, कोई स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो उस पार्टिकल्स या उस रेज को रिलीज करेगा एनर्जी फॉर्म में, ताकि वो हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ सके और वो अपने आप को स्टेबल बना सके। तो जो अकॉर्डिंग टू सोडी एंड फजान, जब कोई एलिमेंट या कोई न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करता है या कैप्चर करता है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका जो ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाता है, या तो बैक साइड में आ जाता है या फिर वो फ्रंट साइड में आ जाता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप्स जो ले रहे हैं वो 18 ग्रुप्स ले रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप्स सेम है, केवल थर्ड ग्रुप है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट अपने ग्रुप को डिस्प्लेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इन ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग, नंबर फर्स्ट, व्हेन ए न्यूक्लियस release अल्फा पार्टिकल, जब एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, देन मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज्ड फॉर पार्ट एंड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस
डिक्रीज्ड टू पार्ट, यानी कि अपने ग्रुप से दो ग्रुप पीछे आ जाता है वो एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बिफोर टू ग्रुप्स, एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बैक साइड टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स बैक साइड पर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं थोरियम की, सपोज करो कि 90 थोरियम 226 है, एक एलिमेंट है 90 थोरियम 226, एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू 88, 86 पे रेडोन आती है, 87 पे फ्रेंशियम और 88 पे रेडियम आता है। 88 नंबर पर जाता है रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है और मास नंबर इसका चेंज हो जाता है, विच इज 222, यानी मास नंबर 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट डिक्रीज होगा, प्लस में एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज होगा He4, प्लस में किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी जरूर रिलीज होती है क्योंकि मास का डिफेक्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी कि मास कंप्लीटली 226 पे एक यूनिट यूज किया हमने, 222 222 भी एक यूनिट यूज किए। जो मास नंबर है लेफ्ट साइड का 226, राइट साइड के जो मास नंबर्स का सम होता है वो इक्वल होता है, यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम, एंड 226 इज इक्वल टू 222 प्लस 4 एंड 90 इज इक्वल टू 88 प्लस 2, यानी कि एटॉमिक नंबर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी ये होता है। थोरियम जो था, थोरियम उसका नंबर कितना है, थर्ड नंबर पे आ रहा है 99 एंड 88, 89 पे क्या आता है एक्टिनियम, तो रेडियम के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि दो प्लेस ये पीछे चला गया। इसी टाइप से मैं बात करूं, सपोज करो कि नाइट्रोजन है 16, नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है 7, एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करती है, देन इट कन्वर्ट इनटू 5 ऑफ बोरॉन एंड 16 एंड 12, एक रेडियो एक्टिव बोरॉन में कन्वर्ट होगी, प्लस में 2 ऑफ He4, प्लस में एनर्जी, यानी कि नाइट्रोजन 7 जिसका ग्रुप नंबर आपको पता ही है 7 नंबर पे आती है, दो प्लेस पीछे चलेगी। तो जब कोई न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है तो पीरियोडिक टेबल में उसके दो प्लेस पीछे आ जाता है, लेकिन ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। एड ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे थोरियम पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन थोरियम से आगे की अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम का ग्रुप नंबर 3 है। सपोज करो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238 विच इज नेचुरल यूरेनियम, ये नेचुरल यूरेनियम, नेचर के अंदर जो यूरेनियम पाया जाता है विच इज 92 238। इसने एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया, देन इट कन्वर्ट इनटू 90 थोरियम एंड 234, प्लस में 2 ऑफ He4 अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी, एनर्जी की जो रेज है वो गामा हो सकती है, न्यूट्रिनो हो सकती है, एंटी न्यूट्रिनो हो सकती है, पायोन हो सकती है, म्यून हो सकती है, एनर्जेटिक रेज निकलती है। एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, थोरियम बना है यूरेनियम से, यूरेनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप में आता है। एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, थोरियम भी एफ ब्लॉक का ये भी थर्ड ग्रुप में आता है, इसलिए ग्रुप नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर में 4 प्लेस या 4 यूनिट डिक्रीज हो चुकी है। 238 इज इक्वल टू 234 प्लस 4, 92 इज इक्वल टू 90 प्लस 2। सेकेंड, जब एक न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है, बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है, तो बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा तो न्यूक्लियस एक प्लेस आगे चले जाएगा, पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक नंबर एक प्लेस आगे चला जाएगा और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीटा में मास नहीं होता है, मास को हम नेग्लिजिबल यूज कर रहे हैं। यानी कि व्हेन ए न्यूक्लियस रिलीज बीटा पार्टिकल, then mass number will be constant and group number increased by 1 part, यानी एक प्लेस आगे चला जाएगा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये भी एप्लीकेबल किसके लिए नहीं होगा, एफ ब्लॉक के उन एलिमेंट्स के लिए नहीं होगा जो बीच में रहते हैं, उन एलिमेंट्स के लिए होगा जो लास्ट में है, उस एलिमेंट के लिए हो जाएगा कि वो आगे चला जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो आपके पास थोरियम ही है
एफ ब्लॉक का है, 90 थोरियम 226 है, इसने एक बीटा पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, प्लस में एनर्जी डेवलप होगी क्योंकि मास का डिफेक्ट आता है, प्लस में इट कन्वर्ट इनटू 91 नेपच्यूनियम, सॉरी 91 प्रोटेक्टियम, पीए 91 प्रोटेक्टियम 226, मास नंबर वही रहेगा क्योंकि मास नंबर अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड 226 एंड राइट हैंड साइड भी 226 प्लस 0। उसी टाइप से एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 90 एंड 91 माइनस 1 इज 90, इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होते हैं, उनका सम सेम होता है, इसलिए एक बीटा पार्टिकल रिलीज करने को एक प्लेस आगे चला जाएगा। इसी टाइप से जस्ट ऑपोजिट हम बता सकते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल को कैप्चर करता है या अपने अंदर लेता है तो वो 2 प्लेस आगे चला जाएगा और मास नंबर 4 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, 4 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। उसी टाइप से कोई न्यूक्लियस अगर बीटा पार्टिकल को कैप्चर करता है या किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो उस कंडीशन में वो एक प्लेस बैक साइड में चला जाता है और उसके मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये फर्स्ट लेक्चर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का।